पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कुछ सिंड्रोम है हेमरेज से रिलेटेड जो है, ठीक है, हेमरेजिक जो है सिंड्रोम है वो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह क्या बनती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये क्लाट आता है नीचे से, ठीक है, आपका लोअर लिम्ब के अंदर जो है वो ना कुछ थ्रम्बस बना होता है, ठीक है, जो फेमोरल वेन के अंदर मतलब क्लाट बनता है। अब वो होता हुआ वेना केवा टूटता है यहाँ से, फिर वो वेना केवा मतलब इलियक वेन से होता हुआ वेना केवा से ऊपर जो है अब जा रहा है राइट वेंट्रिकल तक पहुँच गया। राइट वेंट्रिकल से अब फिर ये दोबारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो सीधा मतलब आके इसमें आगे आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं। तो ये क्लाट जो है वो जो चलता फिरता क्लाट, इसको क्या कहते होते हैं? एम्बुलेंस जो है। तो लोअर लिम्ब के अंदर मतलब डी इसको कहते होते हैं डीप वेन है। फॉर एग्जांपल ये फेमोरल वेन है, ये डीप वेन है, तो इसके अंदर क्लाट बना हुआ है। लोकल क्लाट को क्या कहते होते हैं? थ्रम्बस, डीप वेन थ्रम्बोसिस, तो डीवीटी कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या बनती हैं? जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, मतलब वो चल फिर नहीं सकते बिल्कुल, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली डेवलप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंट को थोड़ा बहुत हिलाएं जुलाएं, हरकत दें, उसको एक ही पोजीशन में ले। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। वो क्यों? इसी वजह से कि उनको डीवीटी डेवलप होती है। अब वो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके मसल्स तो नीचे वाले लोअर लिम्ब के काम नहीं, वो लेटे हुए हैं, वो तो ऊपर फिर ब्लड जो होता है ऊपर पंप नहीं हो पाता, ब्लड ऊपर नहीं आता, तो ब्लड की हो जाती है स्टेसिस, ब्लड की हो जाती है स्टेसिस। जब ब्लड रुक जाता है ना एक जगह पे तो उसके उतने ही चांस होते हैं कि ज़्यादा कि वो वहाँ पे जाकर क्लाट बनाएगा जिस जगह वो रुक गया है, ठीक है, जो क्लाट बनता है फिर लेग्स के अंदर जो है। बेड रिडन पेशेंट कौन सा है? बेड रिडन पेशेंट जो है जो पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं तो ये तो हिल ही नहीं सकते, उनको क्या हो गया? वो पैरालाइज हो गए उनके लिम्स को। स्ट्रोक के पेशेंट में डीवीटी होती है, ठीक है, या जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेजर सर्जरी हुई है, एब्डोमेन की हुई है, चेस्ट की हुई है, लेग की इवन हुई है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो कोई भी मेजर सर्जरी हुई है उसको जो है बेड रेस्ट दिया हुआ है 3 महीने का, 2 महीने का, जब तक आपका वुंड हील नहीं हो जाता आपने रेस्ट करना है। तो मेजर सर्जरी हुई है तो वो भी बेड रिडन हो गया है। अच्छा, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया लोअर लिम्ब का, ऑफ कोर्स वो तो नहीं उठेगा जब तक फ्रैक्चर ठीक नहीं होता, तो लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो ये पेशेंट बिल्कुल इनएक्टिव है, पेशेंट बिल्कुल इनएक्टिव है, मतलब बेड रिडन पेशेंट है ये सारे, ठीक है। और डीवीटी के चांस जो है इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल खाई जाती है ना उनसे भी रिस्क होता है डीवीटी का। प्रेगनेंसी में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये काज बनती हैं इसकी डीवीटी की, ठीक है। तो डीवीटी एक बार हो गई है, अब ये क्लाट जब ये टूटेगा यहाँ से तो इसके पीसेस जो हैं छोटे छोटे पीसेस वो पहुँच जाएंगे जहाँ वो आपके जो है वो लंग्स के अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब पेशेंट जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले होते हैं ना वो 80% तो हमें पता ही नहीं होता कि उनको एम्बोलिज्म है। 80% जो है वो केसेस मतलब छोटी सी आर्टरी बंद हुई है सिर्फ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आगे जो है थोड़ा सा पार्ट लंग का अफेक्ट होगा। अब अगर जो आप मेन ब्रांच ब्लॉक कर देते हो, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो 10 to 20% केसेस जो है वो सिम्टोमेटिक होते हैं, 10 to 20% केसेस। बाकी में बस क्या होगा, छोटी छोटी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होंगी, छोटी छोटी आर्टरीज, ज़्यादा बड़ी नहीं। हाँ, इससे एक जो है वो प्रॉब्लम होता है जब 80% केसेस जो है वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है। हाँ, उनको ना आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी एम्बोलिज्म इटसेल्फ इज ए काज फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ओके, तो उनको कुछ सिम्टम तो नहीं हुआ, कुछ चेस्ट में पेन भी नहीं हुई, कुछ खांसी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, डीवीटी के पेशेंट थे, तो छोटे छोटे क्लाट नीचे से टूट के आते गए और छोटी छोटी वेसल्स बंद होती गई हैं। तो काफ़ी अर्से से ऐसे चल रहा है, तो 80% वो पेशेंट है ही सिम्टोमेटिक, तो हमें कैसे पता चलेगा उसको कोई इशू है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन इनमें डेवलप होती जाती है ना। आप छोटी छोटी आर्टरीज को ब्लॉक करते जाओगे तो नंबर ऑफ आर्टरी तो ओपन आर्टरी तो थोड़ी हो जाएंगी ना, तो फिर ब्लड फ्लो जो है उसको रुकावट आएगी, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। आपने तो रास्ते थोड़े से बंद कर दिए हैं,
तो ब्लड राइट वेंट्रिकल पंप किया जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता राइट वेंट्रिकल के ऊपर ना बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रॉफी करते करते ना राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। अगर ऐसा इशू है कि पल्मोनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो फेल हो जाए, तो क्या कहते हैं, मैंने पीछे भी बताया था आपको कि कोई भी लंग डिजीज अगर उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल पे कोई फर्क पड़ता है या फेल होता है, उसको क्या कहते होते हैं, पोर पल्मोनेल, पोर पल्मोनेल। ठीक है, तो ये है लंग डिसऑर्डर की वजह से हार्ट का फेल होना, राइट साइड हार्ट का फेल होना। अच्छा, अब जरा इन केसेस पे आते हैं। 10 to 20% जो केस होते हैं ये होते हैं सिम्टोमेटिक, ये होते हैं सिम्टोमेटिक। इसमें पेशेंट को जो है ना थोड़ी चेस्ट पेन डेवलप होती है। ठीक है, चेस्ट पेन होती है क्योंकि आपने अब आर्टरी जो ना आपने बड़ी बंद कर देनी है, बड़ा क्लॉट लेके आना है और मेन ब्रांच जो है वो ब्लॉक कर देनी है। जब आप मेन ब्रांच ब्लॉक करोगे तो बहुत बड़ा लंग का पार्ट जो है वो उसको मतलब उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़े लंग के पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उस लंग के पार्ट को क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। लंग्स के पार्ट को क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया के बाद क्या डेवलप होगा, सेल की डेथ शुरू हो जाएगी। इस्कीमिया की वजह से अगर नेक्रोसिस शुरू हो जाए उसको क्या कहते हैं, जनरल पैथोलॉजी की टर्म होती है इन्फाक्शन। होता है ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इस्कीमिया की वजह से एमआई होता है, इन्फाक्शन कहा जाता है। ठीक है, सेल डेथ ड्यू टू इस्कीमिया। एम्बोलिज्म की वजह से ब्लॉकेज आया, ब्लॉकेज की वजह से इस्कीमिया हुआ, इस्कीमिया की वजह से इन्फाक्शन हो गई। अच्छा, अब उस पेशेंट को पल्मोनरी इन्फाक्शन हो गई है तो उसको अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट पेन। ठीक है, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होगी। अच्छा, साथ में उसको जो है वो कफ आएगी, चेस्ट पेन के साथ कफ, और कफ के साथ साथ उस पेशेंट को जो है ना हीमोपेटाइसिस भी होगी, स्पिटिंग ऑफ ब्लड, हीमोपेटाइसिस। चलो ये काज बनती है हीमोपेटाइसिस की, पल्मोनरी इन्फाक्शन। ये आपको सेवेरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। इन पेशेंट की जो है ना वो बहुत चांसेस होते हैं डेथ होने के, अक्सर चांसेस होते हैं इनके 10 to 20% केसेस में ना पल्मोनरी। ये डिपेंड करता होता है साइज पे कि एम्बुलेंस कितना बड़ा है। अगर एम्बुलेंस बहुत बड़ा हो ना तो उसके हिसाब से ब्लॉकअप ज़्यादा हो तो लंग्स का अच्छा खासा स्कीमिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर छोटे छोटे हों तो फिर भी लंग्स को ब्लड सप्लाई तो मिलती रहेगी ना, छोटे छोटे हों, बस इतना होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पल्मोनरी वेसल में बढ़ता जाएगा, इससे राइट वेंट्रिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेल होता, मतलब सारा काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है जी। तो साथ साथ कंपनसेशन भी होती जाएगी फिर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको तो कंपनसेशन कोई टाइम नहीं मिला। 10 to 20% केसेस जो है सवियर होते हैं। ठीक है, सिम्टोमेटिक होते हैं, चेस्ट पेन हुई, हीमोपेटाइसिस हुई, कफ हुई, तो पेशेंट को ना पल्मोनरी इन्फाक्शन हो जाती है एक बार। दूसरा 10 to 20% जो केसेस हैं, जो सेकंड इशू क्या बनता है इनके साथ, तो जब आप जो है बहुत बड़ी, फॉर एग्जांपल मैंने ना यहीं पे क्लॉट जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बड़ा क्लॉट नीचे से आया। ठीक है, वो हार्ट से गुजरता गुजरता जो बड़ा क्लॉट था वो कहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जो मेन ब्रांच पे, मतलब जो है ना उसने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, यहीं पे आके उसकी ऑब्स्ट्रक्शन उसने करवा दी है। तो इससे क्या होगा, सडनली जो है, जब सडनली राइट वेंट्रिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा और राइट वेंट्रिकल जो है फ़ौरन फेल हो जाएगा, तो इसको भी कोर पल्मोनेल डेवलप होगी। और ये कैसी होगी, एक्यूट कोर पल्मोनेल, एक्यूट कोर पल्मोनेल। जो छोटे छोटे एम्बुलेंस आए थे वो भी कोर पल्मोनेल डेवलप करवाते हैं, राइट वेंट्रिकल फेल होता है लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बहुत टाइम लेता है। तो ये कोर पल्मोनेल कैसा हुआ, जो आराम आराम से डेवलप हुआ, क्रोनिक कोर पल्मोनेल। ये होती है एक्यूट, इससे पेशेंट की डेथ होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, और पल्मोनरी इन्फाक्शन होने के बाद डेथ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा केसेस में बताया कि 80% केसेस वैसे एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं, वो बहुत लेट जाके पता चलता है कि इसको एम्बोलिज्म वगैरह हो रही है। क्लियर है, तो जो जो भी पेशेंट, तो इस चीज़ों से पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचने के लिए आप क्या मतलब एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, कि जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट जितने भी होते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनकी टांगों वगैरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, हर वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब हर 3-4 घंटे बाद उनको हिलाना जुलाना चाहिए। बेहतर है कि अगर चल चल सकते हैं तो गोल्डन वेल है, तो उनको जो है ना वो वॉक लाजमी करवानी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ी सी एक्सरसाइज लिम्स वगैरह की करें। ठीक है, अगर बिल्कुल पेशेंट पैरालाइज पड़ा है तो आपने फिर भी जो है ना रब वगैरह करना है टांगों वगैरह, क्योंकि ब्लड ने रुकना है।
तो टांगे वगैरह दबाएं, उनकी जो है थोड़ी सी फिजियो करवाएं लेग्स की, ठीक है, तो ताकि डीवीटी बनने के चांस जो है वो ना हो। तो इस तरह के पेशेंट को जो है ना, जो बेड रिडन होते हैं, तो हम इनको बेड के ऊपर ही जो है ना वो एंटीकोएगुलेंट दे देते होते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए, ताकि उनको डीवीटी ना हो जाए। उनको हम हेपरिन देते हैं, हेपरिन, ठीक है, ये उनको इंजेक्ट की जाती है। जो पता है कि इस पेशेंट ने काफ़ी देर रेस्ट करना है, बेड रेस्ट उसको मिला हुआ है, उसको सर्जरी हुई है, ब्रेन स्ट्रोक है, फालज है, जो भी इसको इशू इशू डेवलप हुआ है, तो हेपरिन उसको प्रोफिलैक्टिकली जो है वो दी जाती है हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो है ना हर एक को। क्यों? वो बस इसी की प्रिवेंशन करवानी होती है उन्हें, डीवीटी के बाद जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। ये होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो किसके बाद डेवलप होती है, वो डीवीटी। वो काज क्या बनेगी, जो काजेज डीवीटी की हैं वही काज एम्बोलिज्म की होगी, ठीक है, क्योंकि डीवीटी के बाद ही तो एम्बोलिज्म होनी है, क्लाट तो नीचे से ही आता है ना, क्लाट नीचे से आता है। अच्छा, अब इस पेशेंट को जब डायग्नोज किया जाता है ना, तो इसकी जो डायग्नोसिस की जाती है, इसको टेस्ट किया जाता है, सीटी करवाया जाता है इसका। इसको एक्सरे पे नहीं पता चलता, एक्सरे पे मुश्किल पता चलता है, सीटी करवाया जाता है। सीटी के साथ साथ उसमें डाई डाल देता है वेसल में, सीटी इसको कहते होते हैं सीटी एंजियोग्राफी। वेसल चेक करनी है, सीटी के साथ डाई डालना है वेसल में, देखना ना कौन सी वेसल बंद है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने करना है। दूसरा जो फर्स्ट इनिशियल टेस्ट होता है, वो जब जो क्लाट बनता है, ये क्लाट कैसे बनता है अगर आपको फिजियोलॉजी नॉर्मल पता है, फाइब्रोजिन होती है ना क्लाट में। वो क्लाट किसमें चेंज हो जाता है, फाइब्रिन की वजह से क्लाट बनता होता है ना, क्लाटिंग फैक्टर नंबर 1 है ये फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजिन चेंज होती है फाइब्रिन में। तो फाइब्रिन जब क्लाट बना लेती है, तो इसकी ब्रेकडाउन के ना प्रोडक्ट होते हैं एफडीपी, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो है, जब क्लाट बन जाता है उसके बाद ये टूटती है फाइब्रिन, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, डी डाइमर, डबल स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं ये, डी डाइमर कहते हैं। तो आपने, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो इसको डीवीटी या पल्मोनी एम्बोलिज्म डेवलप हो रही है, तो आपने उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, सबसे पहले ब्लड में ना डी डाइमर ढूंढने हैं। अगर डी डाइमर है इसका मतलब उसमें एम्बोलिज्म हो रही है, और साथ में उसको डीवीटी है, उससे एम्बोलिज्म हो सकती है, तो हमें कुछ ना कुछ अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको हेपरिन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया डेवलप, उसको कंफर्म कैसे करना है, सीटी एंजियोग्राफी के साथ। ये होती है आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है, ठीक है। इसमें बड़ी वेसल जो है वो ब्लॉक होती है। वो क्लॉट कहाँ से आते हैं, वो नीचे से आते हैं। इसको ट्रीट कैसे करते हैं, कुछ एंटीकोएगुलेंट, अगर आप इसको एंटीकोएगुलेंट दोगे, या तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, बेहतर है, ठीक है। या एंटीकोएगुलेंट दोगे, वो क्लॉट टूट के जाएगा कहाँ, फिर लंग में जाएगा, प्रॉब्लम तो लंग को आ रहा है। तो फिर इन पेशेंट को पता क्या किया जाता है, इनके वेना केवा के अंदर ना जाली लगा देते हैं, वेना केवा के अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ना फिल्टर लगा देते हैं, ताकि जो अगर कोई क्लॉट यहाँ से टूट के जाए भी तो वो फिल्टर हो जाए, वो लंग्स तक पहुंचे ही ना, ठीक है। ये होती है आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डन हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है। अब ये जो छोटी वाली सिंड्रोम है, हेमोरेजिक सिंड्रोम, जो लंग्स के अंदर इससे रिलेटेड है, एक होती है गुड पास्चर, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये सॉरी ये आपकी जो है इसके अंदर ना ऑटो एंटीबॉडी बनते हैं, हेरिडिटी से रिलेशन है इसका, गुड पास्चर सिंड्रोम का। इसके अलावा जो है वैगनर हो सकती है, हीमोसिडरोसिस, ये आयरन लोड होता है, हीमोसिडरोसिस जो है वो हो सकती है ज़्यादा का। ये दो चीज़ें हैं जो कपिलरी वेसल, कपिलरी को डैमेज करती हैं ये, ठीक है। इसमें इशू जो है वेसल्स का होता है। वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस क्या होती है, तो वेस्कुलाइटिस की एक टाइप है, वेस्कुलाइटिस होती है इसके अंदर, ठीक है। गुड पास्चर के अंदर क्या होता है, इसमें ना एंटीबॉडी बनते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, एंटी जीबीएम जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर पेशेंट के दो सिस्टम अफेक्ट होते हैं, एक तो उसका रीनल सिस्टम अफेक्ट होता है, और दूसरा उसका रेस्पी सिस्टम अफेक्ट होता है, इस ये दोनों जो है, ठीक है। और रेस्पी का कौन सा पार्ट, सिर्फ एल्वोलाई जो है, ये हेमरेज होंगे एल्वोलाई के अंदर और किडनी में। और जो गुड पास्चर सिंड्रोम होती है ना, इनमें पेशेंट को क्या प्रेजेंटेशन होती है, एक तो यूरिन के अंदर ब्लड आता है, हिमेच यूरिया, एक होता है हिमच यूरिया, और साथ में पेशेंट को चेस्ट वाले साइन सिम्टम होते हैं, और हीमोपोटासिस होगी, और चेस्ट पेन होगी या कफ होगी, ठीक है। हीमोपोटासिस हिमच यूरिया इकट्ठा होता है। जो वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस है, इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो भी इन्वॉल्व करना है,
प्लस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो भी इन्वॉल्व करना है, प्लस रीनल जो है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? इन दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम में आपने हीमोपोटासिस करवानी है, ठीक है, हीमोपोटासिस करवाई और ये एल्वुलाई के लेवल तक बात थी, एल्वुलाई के लेवल पे प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ जो प्रॉब्लम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो नोज आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो सांसेस आती हैं। तो वेजिनल वाला जो पेशेंट होता है ना, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस जो है, इसमें ग्रैनुलोमा बनते हैं तो ये वेसल के अंदर, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आता है, साइनोसाइटिस भी होगी, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्वुलाई भी डैमेज होंगे। अगर एल्वुलाई डैमेज हुए, वेसल डैमेज हुई उसकी जो है, तो क्या डेवलप होगा? हीमोपोटाइसिस, ठीक है, इसमें भी हीमोपोटाइसिस है, और प्लस इसमें जो है वो हेमेच्यूरिया, प्लस हेमेच्यूरिया। अब ये चीज और ये दोनों चीजें तो दोनों सेम ही हो गई हैं, हेमेच्यूरिया भी उधर हेमोपोटासिस भी, लेकिन इसके अंदर साइनसिस या नोज को कुछ नहीं होगा गुड पास्चर सिंड्रोम में। गुड पास्चर सिंड्रोम जो है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिजीज होती है, वो तो एल्वुलाई के लेवल के पास इशू है। उधर से किडनी में बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, इधर से एल्वुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज, इसको गुड पास्चर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, भी ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, जो वैगनल ग्रैनुलोमेटोसिस है, ये वेस्कुलाइटिस होती है, इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वेसल, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वेसल और किडनी की वेसल, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा इन्वॉल्व करना है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इश्यू है साथ में, तो वेस्कुलाइटिस मतलब साइनोसाइटिस भी होगी, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डैमेज है, हीमोपोटासिस है, साथ में जो है वो हेमेच्यूरिया है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं इनके अंदर आपस में, ठीक है। ये सीवीएस सिस्टम में ये दोबारा आएंगे, उसको वेस्कुलाइटिस सेक्शन में हम जरा देखेंगे उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये पल्मोनरी एम्बुलेंस मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये 90% केसेस जो हैं पल्मोनरी एम्बुलेंस आते कहाँ से हैं? ये थ्रम्बस होता है किधर? डीप वेन्स के अंदर जो है, वो वहाँ बना क्यों है? लॉन्ग बेड रेस्ट है, सर्जरी हुई है, टांगें टूट गई हैं, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी है वुमन के अंदर, डिलीवरी के बाद रेस्ट है, वो टाइम होता है कि डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। अब लंग्स के अंदर जो है वो इश्यू होगा कि नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो जो क्लॉट लंग्स के अंदर आया है ना, वो जो क्लॉट लंग्स के अंदर आया उसका साइज क्या था, उस एम्बुलेंस का साइज क्या था, ठीक है। अच्छा, अब वो जो क्लॉट आकर जब डिपोजिट होते हैं, एक रास्ता मतलब ये वेसल जा रही है, ये आगे फिर डिवाइड हुई हुई है, ये आगे फर्दर डिवाइड हुई है, ये आगे फर्दर डिवाइड हुई है। अब आप आगे जाकर इसके रास्ते को जब ब्लॉक करोगे, एक वेसल यहाँ से आपने बंद कर दी, एक यहाँ से बंद कर दी, तो क्या इशू आएगा? तो उसके अंदर ना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फ्लो करने के लिए आपने वेसल थोड़ी छोड़ी है ना, आगे बंद जो कर रहे हो। तो पल्मोनी पेरेन्काइमा का क्या शुरू हो जाएगा? स्कीमिया, स्कीमिक इंजरी स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बड़ी वेसल डैमेज की, अगर तो छोटे छोटे की, तो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और क्रोनिक कोर पल्मोनरी डेवलप होगी, तो राइट साइड फेल जो है स्लोली होगी। अगर बहुत बड़ी वेसल डैमेज होगी, जो 10-20% केसेस में होता है, एक्यूटली राइट साइड फेल हो जाएगी, एक्यूट कोर पल्मोनरी डेवलप हो सकता है, या फिर जो है वो पल्मोनरी इन्फेक्शन। मैंने बताया कि ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर एक्यूट कोर पल्मोनरी डेवलप हुआ फिर भी डेथ है, अगर पल्मोनरी इन्फेक्शन एक्यूटली डेवलप हुई फिर भी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया, यहाँ पे हाइपोक्सिया क्यों होगा? आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा के क्या करवाया है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा के आपने वेसल बंद की है ना, वेसल बंद की। क्या ब्लड जा रहा है एल्वुलाई को? नहीं जा रहा, तो एल्वुलाई में हवा आएगी? नहीं आएगी। जिन एल्वुलाई को ब्लड नहीं ना दिया जाता, वो एल्वुलाई क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाते हैं, उनको आपने सप्लाई नहीं दी। तो जब ब्लड ही नहीं आ रहा, एयर आ रही है, तो क्या क्या चीज इंक्रीज इंक्रीज होती है इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में? डेड स्पेस या शंट? डेड स्पेस या शंट? ब्लड नहीं आया, एल्वुलाई में एयर थी, एयर जाया हुई है ना। शंट। शंट क्यों? ब्लड तो आया ही नहीं है, ब्लड आया। अच्छा, शंट मतलब किसको कहते होते हैं? शंट का मतलब होता है कि ब्लड आया और उसको ऑक्सीजन किसी ने नहीं दी है, ब्लड गुजर गया एल्वुलाई के पास से। तो एक होता है वेस्टिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जाया हुआ, ब्लड ऐसे वापस वापस चला गया हार्ट के अंदर, उसको कहेंगे शंटिंग, ठीक है। वहां पे एयर अपसेंट होती है, एयर अपसेंट होती है शंट के अंदर। यहाँ पे एयर तो आई है,
प्रॉब्लम पल्मोनरी एम्बोलिज्म का था, छोटी वेसल में क्लॉट है, ब्लड पीछे से नहीं आ रहा, ब्लड तो पहुंचे नहीं एल्वोलाई तक, ठीक है। तो एयर तो आई थी, एक्सचेंज फिर भी नहीं हुआ है। वी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन आपकी है, उसको 1 नंबर दे दिया। और क्यू का मतलब होता है परफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, 0। तो ये सिचुएशन होती है किसकी, डेड स्पेस की। क्लियर है। जाया तो हवा हुई है ना, ब्लड ही नहीं आया वहां पे, ब्लड को आना चाहिए था, क्या करें, बंद था, वैसल ही बंद थी, इधर से रास्ता बंद था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डेड स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जिन एल्वोलाई को फिर ब्लड नहीं ना दिया जाता, जिनमें ज्यादा ब्लड होता है उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा एयर आती है, जिनको ब्लड नहीं जाता वो एल्वोलाई भी आस्ता आस्ता ना कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मिस मैच जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंटिंग जो है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होने के प्रेशर की वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट टू लेफ्ट शंटिंग के जो है। अच्छा, अगर जो है वो क्लाट बहुत ज्यादा किसी ब्रांच लेवल पे आके अटक जाए ना, फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल से आर्टरी दो एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी 2 में चेंज हो जाती है, फिर आगे अकॉर्डिंग जितनी लोब्स हैं उसके हिसाब से वो आगे मजीद चेंज होगी, ठीक है, डिवाइड होती जाएगी। तो अगर बड़ी ब्रांच है, ये ब्रांच है एक बड़ी सी, यहाँ पे मैं क्लाट लेके आता हूँ, ब्रांचिंग पॉइंट था और उस क्लाट ने तो सारा कुछ ही बंद कर दिया है। इस तरह के जो जो क्लाट होते हैं ना, नीचे से आते हैं, उनको कहते होते हैं सैडल एम्बुलस। तो ब्रांचिंग पॉइंट जहाँ पे ब्रांच बन रही होती है वहां पे जाकर स्ट्रक्ट हो जाता है और दोनों रास्ते आगे में बंद, ये भी बंद है, इधर भी रास्ता बंद हो गया, ये भी रास्ता बंद हो गया। तो बड़ी अच्छी खासी बड़ी वेसल को बंद किया हुआ है। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्फाक्शन होने के, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कोर पल्मोनरी डेवलप होने के चांसेस होते हैं अगर बड़ा एम्बुलेंस आ जाए, ठीक है। फिर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है। क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, पेशेंट जो है एसिम्टोमेटिक ही रहता है, साइलेंट रहता है ज़्यादा, ठीक है। कुछ पेशेंट 5, अब उसमें से भी जो इन्फाक्शन होती है ना, उसमें से भी 5% लोग जो है उनकी मतलब डेथ होने के चांसेस होते हैं, और बाकी जो है 5 से 10% जो है उनके सर्वाइवल का चांस फिर भी है, ठीक है। तो उनकी डेथ क्यों होती है, राइट साइड जो है बिल्कुल फेल हो जाती है, राइट साइड बिल्कुल फेल हो जाती है। जब छोटी छोटी आर्टरी में अगर बार बार एम्बुलेंस आना शुरू हो जाए, रिकरेंट आता जा रहा है आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलप हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसके बाद जो है राइट साइड फेल होती जाएगी, इसको क्या कहते होते हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता आपने डेवलप किया, 1 साल 2 साल लग गए, आहिस्ता आहिस्ता एम्बोलाई जो है वो ब्लॉक करते गए हैं वेसल्स को, तो पल्मोनरी प्रेशर में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बाद फोर पल्मोनरी जो है ठीक हो गया। ये 2 सिलेंडर मैंने बताए हैं अभी, गुड पास्चर और वैगनर जो है। गुड पास्चर के अंदर का इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस सिर्फ प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है, और किडनी में भी है, प्रॉब्लम एल्वोलाई के लेवल पे होता है, ठीक है, प्रॉब्लम एल्वोलाई के लेवल पे, मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है और साथ में न्यूमोनाइटिस भी है, इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस भी है। तो वेसल डैमेज होती है, हेमरेज हो जाते हैं, दोनों में एल्वोलाई के अंदर हेमरेज होंगे, ठीक है, ब्लीडिंग तो यहाँ पे है। अच्छा, वैगनर में एक्स्ट्रा चीज